प्रकाश टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बहराइच से है। बहराइच की पावन सरजमी से एक बड़ी और दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई, जहां दरगाह शरीफ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी में प्रबंधन द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरगाह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वक्फ नंबर 19 के प्रबंधन के जायरीनों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। अब मजार शरीफ तक जाने वाले मुख्य रास्ते और साथ ही डिवाइडर पर किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं लगेंगी। दुकानों के लिए दरगाह परिसर में स्थित महफिल खाना और साथ ही अन्य तय स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां नियमों के अनुसार दुकानें लगेंगी। ये फैसला न सिर्फ व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि दरगाह की पवित्रता और गरिमा को भी मजबूत करेगा। ये हमारे हिसाब से तो जगह खाली है तो अच्छा लग रहा है। इतना क्या नाम है आपका? मोहम्मद उल्साद। जिस तरह से इंतज़ामिया दरगाह कमेटी का ये जो कार्य देखने को मिल रहा है ज़ायरीनों के लिए, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से दरगाह की जगह है उस हिसाब से दुकानें होना यहाँ अच्छी चीज़ नहीं है। काफ़ी आवाम आती रहती है। हाँ, जैसे काफ़ी आवाम आती रहती है तो काफ़ी हद तक बेहतर ये इंतज़ामात का नज़रिया है। इस तरह से दरगाह इंतज़ामिया ने इसको सफाई करवा दी है, यहाँ पर कोई दुकानें नहीं देखने को मिल रही हैं। क्या ज़ायरीनों के आवागमन में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत माशाल्लाह और अच्छा हो गया, पहले से बेहतर हो गया है माशाल्लाह। दरगाह कमेटी ने 2026 ठेका नीलामी के दौरान एक फैसला लिया है कि रास्ते और डिवाइडरों पर दुकान नहीं लगेगी। क्या ये प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये है कि आने वाले ज़ायरीनों को परेशानी होती थी, इसलिए दरगाह कमेटी ने फैसला किया कि अंदरून किले में कुछ जंजीरी गेट से नाल दरवाजे तक के कोई दुकान नहीं लगेगी। इस संबंध में ज़ायरीन आराम से यहाँ लेटेगा, बैठेगा, आराम से रहेगा और कोई भी दुकान नहीं लगाई जाएगी। तो दुकानदारों को कोई दूसरा स्थान दिया गया है? दुकानदारों को क्या नाम है, महफिल खाने के अंदर व्यवस्था की जाएगी, वहाँ लाइट बत्ती लगवा दी जाएगी, सब वही दुकानें लगेंगी। ये हमारे हिसाब से तो जगह खाली है तो अच्छा लग रहा है। इतना क्या नाम है आपका? मोहम्मद उल्साद। जिस तरह से इंतज़ामिया दरगाह कमेटी का ये जो कार्य देखने को मिल रहा है ज़ायरीनों के लिए, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जिस हिसाब से दरगाह की जगह है उस हिसाब से दुकानें होना यहाँ अच्छी चीज़ नहीं है। काफ़ी आवाम आती रहती है। हाँ, जैसे काफ़ी आवाम आती रहती है तो काफ़ी हद तक बेहतर ये इंतज़ामात का नज़रिया है। इस तरह से दरगाह इंतज़ामिया ने इसको सफाई करवा दी है, यहाँ पर कोई दुकानें नहीं देखने को मिल रही हैं। क्या ज़ायरीनों के आवागमन में? खबर बदायूं से है, जहां पर कादरगंज गंगा में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, शव बरामद हुआ है। पटियाली थाना क्षेत्र के कस्बा मैन बाजार निवासी 25 वर्षीय सुंदरम पुत्र राम प्रकाश की गंगा में डूबने से मौत हो गई। हादसा सोमवार 30 मार्च की शाम को कादरगंज क्षेत्र में हुआ है, जब वह अपने साथियों के साथ गंगा में स्नान करने गया था। तभी से खोजबीज की ओर जा रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चल सका और साथ ही आज उसे हैत थाना क्षेत्र के कदम और नगला घाट से पूरे डूबे हुए व्यक्ति का शव मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुंदरम कस्बा स्थित करने की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में कार्यरत है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया। हमारा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, क्या हुआ है भाई के साथ? जी, मेरा भाई था और जी इसका नाम सुंदरम है। ये 30 तारीख को अपने दोस्तों के साथ एक उमंग पुत्र संजीव और नसरत को हसरत इनके साथ गंगा जी नहाने गए थे। जो गंगा जी नहाते समय उसमें डूब गए थे और फिर उसके बाद ये बॉडी 5 दिन बाद हमें सिवारा घाट के पास नगला कदम गांव पड़ता है, वहाँ पे हमें प्राप्त हुई थी कल 5वें दिन। दुकान कहाँ पे है? दुकान वही मेन बाजार में। ये सुंदरम कहाँ के रहने वाले? सुंदरम पटियाली के रहने वाले, मेन बाजार पटियाली के। अच्छा, दुकान वहीं है? दुकान वहीं बाजार में ही दुकान है वहाँ। अच्छा, आपके कौन है? ये हमारे ममेरे भाई थे, मामा के लड़के थे।
तहरीर देती इनके खिलाफ? तहरीर क्या, अभी साहब कादरन चौकी पे एप्लीकेशन दी है और बाकी कोई सूचना नहीं है। शादी हुई थी इनकी? शादी नहीं हुई थी, सबसे तीसरे नंबर का बेटा था ये मामा जी। हमारा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, क्या हुआ है भाई के साथ? जी हमारा ममेरा भाई था और जी इसका नाम सुंदरम है। ये 30 तारीख को अपने दोस्तों के साथ एक उमंग पुत्र संजीव और नसरत को हसरत इनके साथ गंगा जी नहाने गए थे। जो गंगा जी नहाते समय उसमें डूब गए थे और फिर उसके बाद ये बॉडी 5 दिन बाद हमें सिवारा घाट के पास नगला कदम गांव पड़ता है, वहाँ पे हमें प्राप्त हुई थी। कल 5वें दिन। तो दुकान कहाँ पे है? दुकान वही मेन बाज़ार में। ये सुंदरम कहाँ के रहने वाले हैं? सुंदरम पटियाली के रहने वाले, मेन बाज़ार पटियाली के। अच्छा, दुकान वहीं है? दुकान वहीं बाज़ार में ही दुकान है वहाँ पर। अच्छा, आपके कौन है? ये हमारे ममेरे भाई थे, मामा के लड़के थे। तहरीर देती इनके खिलाफ? तहरीर क्या, अभी साहब कादरन चौकी पे एप्लीकेशन दी है और बाकी कोई सूचना नहीं है। शादी हुई थी इनकी? शादी नहीं हुई थी, सबसे तीसरे नंबर का बेटा था ये मामा जी। खबर बदायूं से निकलकर सामने आई, जहां पर बदायूं में अनुचर फ्लावर और साथ ही वहां पर अनुचर फॉलोअर के पद पर थाने में तैनात व्यक्ति की बिगड़ती हालत हुई है। मौत और साथ ही परिजनों में मचा कोहराम। जनपद बदायूं के घैती थाना क्षेत्र की कस्बा उघैती का रहने वाला 59 वर्षीय मटरू लाल पुत्र रामलाल उघैती थाने में अनुचर फॉलोअर के पद पर कार्यरत था। कल देर रात उसकी अचानक तबीयत घर पर खराब हो गई थी। परिजन उसे कस्बा उघैती के निजी चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में भी कोहराम मच गया। नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? वैती अरबी। ये क्या मामला है जो पिताजी की मौत हुई है? पिताजी का मामला ये है कि इनकी जो है अचानक से तबीयत खराब हो गई थी रात और फिर एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए थे रात। अच्छा, 3 बजे। ये कोई नौकरी वगैरह में थे? हाँ, नौकरी फॉलोअर के पद पर थे ये तैनात। अच्छा, उघैती थाने में। उघैती थाने में। क्या नाम था इनका? मटरू लाल। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक युवक घायल बताया जा रहा। थाना इस्लाम नगर के गांव सिठौली गांव निवासी अनिल उम्र 40 वर्षीय रतन लाल कल दोपहर करीब 3:30 बजे तेज रफ्तार बाइक सवार को इस्लाम नगर और साथ ही सिठौली मार्ग के बीच वहां पर प्रेम रिजॉर्ट के पास टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा अजीत 29 वर्षीय भरम सिंह निवासी गढ़ी थाना वहां पर घायल बताया जा रहा। अजीत 29 वर्षीय पुत्र भरम सिंह गाढ़ी थाना इस्लाम नगर और साथ ही अजीत फुपेरा भाई था। वही युवक की मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। कहाँ के क्या घटना हुई है? पता नहीं, मैं तो बाहर था लेकिन मुझे सुनने में आया था कि जैसे ये गाड़ी से इधर से जा रहे थे, उधर से दूसरी गाड़ी आ रही थी, आपस में टक्कर हो गई। कहाँ पे हुई थी जगह? ये हुई थी इस्लाम नगर और सिटौली के बीच में। कब की बात है? ये कल समथिंग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। तो गाड़ी पकड़ गई है? 3:30। हाँ, गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी मेरे ख्याल से पकड़ने में नहीं आई। तो मौके भी खत्म हो गए थे? ये शायद ऑन द स्पॉट खत्म हुआ। और खत्म कौन हुआ है? मेरा भाई। क्या नाम है? मिश्रा अनिल कुमार। और कौन था साथ में? और साथ में अजीत नाम के। घायल है वो शायद पता नहीं, उनसे तो मेरा कोई कांटेक्ट। अच्छा, ये ममेरे फुफेरे भाई थे? हाँ, ये रिश्ते में ममेरे फुफेरे लगते। तेज रफ्तार कैंटर ने गाड़ी को मारी जोरदार टक्कर, जहां पर सड़क पर दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत से परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को कल देर रात्रि बिसौली कोतवाली की अजनवार पुलिया के पास मारी है टक्कर। सड़क हादसे में युवक की मौत, एक घायल। थाना फैजगंज बेहटा के गांव सिरसका की निवासी अरविंद 35 वर्षीय पुत्र कृष्णपाल कल शाम के समय अलापुर थाना क्षेत्र के कटनिन्ना बरौची और साथ ही अपने बुआ के यहाँ आ रहे थे, तभी वहां बुआ की सांस खत्म हो गई थी। वहां से दोनों चचेरे भाई आ रहे थे, तभी कोतवाली बिसौली के पास तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा कि आपस में दोनों चचेरे तहेरे भाई हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने कैंटर को पकड़ लिया है और मृतक पेंटर का कार्य किया करता था। कहाँ के रहने वाले हो? सिसरका के। तो क्या हुआ भाई के साथ? ये वहाँ पे बुआ के जहाँ पे गए थे, उनकी सांस खत्म हो गई थी कटन्ना। वहाँ से वापस आ रहे थे
तो अजनावर पुलिया के पास में कैंटर ने इनको टक्कर मारी। ये बाइक से थे। कैंटर पकड़ गई? कैंटर पकड़ गई। तो मौके पे खत्म हो गए थे? ये मौके पे ख़त्म हो गए थे। और कौन उनके साथ? ये 2 भाई थे, दूसरे भाई घायल है। वो सगे भाई थे दोनों? नहीं, चचेरे तहरे थे दोनों। अच्छा, वो सही है। क्या नाम उनका? उनका सतीश। क्या करते थे ये पेंट का काम करते थे। जनपद चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर तैनात महिला कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर HIO की छेड़खानी और साथ ही धमकी देने के आरोप में लगातार शुक्रवार को करीब 5 बजे CO ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने अपना बयान दर्ज कराया है और साथ ही आरोप है कि आरोपी ने उसे पसंद करने की बात कहते हुए हाथ भी पकड़ा था और विरोध करने पर शिकायत करने और साथ ही नौकरी और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने बताया कि घटना पिछले वर्ष की है और 30 सितंबर को भी उसने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था। मैडम, आप पुलिस लाइन से ऑफिस आई थी, क्या है मामला? सर, मैंने 29/9/2025 को मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ था HGO के खिलाफ, क्योंकि वो मेरे साथ अभद्रता कर रहा था। उसने बदतमीज़ी की मेरे साथ और छेड़छाड़ करने की कोशिश किया भी उसने। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ था, तो अभी तक कुछ हो नहीं रहा उसमें। उसी प्रकरण में अभी मुझे बुलाया गया था, यहाँ कमेटी का गठन हुआ था, तो उसमें बुलाया गया था, बयान हुआ है मेरा, जबकि ये बयान मेरा तीसरी-चौथी बार था और कमेटी के गठन में शायद एक ही बार बयान होता है। तो मुझे चौथी बार यहाँ पे कमेटी के गठन में बुलाया गया था। अब देखिए क्या होता है इसके आगे। क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? आश्वासन कुछ नहीं मिला है सर, अभी तो निराशा ही चल रही है 8 महीने 9 महीने से। अभी आश्वासन दिया नहीं गया है, मेरा बयान हो चुका है जबकि। क्या मांगता है सर? साक्ष्य वगैरह का डिमांड किया था हम लोगों ने, तो मैंने साक्ष्य दे दिया है सारा कुछ। पहले भी हमने जो कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने साक्ष्य दिया हुआ है, तो उसका तो अभी कुछ निष्कर्ष निकल के आया नहीं है सामने। आज भी हमने साक्ष्य को दिया हुआ है, सबूत के साथ हमने बयान अपना दिया है। देखिए सर, लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। शनिवार की सुबह जब लोग सोकर उठे तो इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि चोरों ने रातों रात गोदाम के ताले लटकाकर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 108 गैस सिलेंडर पार कर दिए। जानकारी के अनुसार इन चोरी हुए सिलेंडर में 98 सिलेंडर पूरी तरह से भरे हुए थे, जबकि 10 सिलेंडर खाली थे। ये घटना कितनी सोची समझी साजिश थी, इसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में भारी भरकम सिलेंडरों को ले जाने के लिए चोरों ने यकीनन किसी बड़े मालवाहक वाहन या मिनी ट्रक का इस्तेमाल किया होगा। शनिवार की सुबह जब एजेंसी के लोग वहां पर पहुंचे तो वो सभी दंग रह गए। पुलिस का मानना है कि इस वारदात के बाद स्थानीय एजेंसी संचालक में पुलिस की गुहार लगाई है। आपका क्या नाम है, क्या पूरा प्रकरण हुआ है? अमीश कुमार सिंह मेरा नाम है। करुणा भारत गैस एजेंसी का ये गोदाम है। प्रकरण क्या, कल रात में किसी चोरों ने आके यहाँ पे हमारा पहले बाहर की दीवार, गेट सब तोड़ के, ताला तोड़ के अंदर घुसे, जिसमें 98 हमारे भरे सिलेंडर थे, 10 खाली जो चोरी करके ले गए हैं यहाँ से। पुलिस को तहरीर दे दी है? हाँ, पुलिस को तहरीर दे दी गई है। आपको क्या लगता है? ये हमारे सन 2017 में भी पहले एक बार चोरी हुई थी, तब उसमें भी हमारे 35 सिलेंडर गए थे। हमारा यहाँ पे हम गोदाम कीपर रखते थे और गार्ड रखते थे, उसको भी बांध के मारा था, मोबाइल भी ले गए थे, सब चीज ले गई थी। लेकिन तब उसके बाद से कोई भी गार्ड यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि गोदाम के आगे ड्रग्स और इसका जुआ का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जिसके कारण मुझे उन्हीं लोगों पे शक हो रहा है कि ये हरकत उन्हीं लोगों की है।
इस समस्या में गैस सिलेंडर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इस समय ये घटना हो जाना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? काफ़ी समस्याएं ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही, पीड़ा दे रही, क्योंकि किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ किसी भी कस्टमर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक रहता था, कहीं पे किसी कस्टमर को वापस नहीं जाना पड़ रहा था और समय से ही गैस सबको मिल रही थी। और कल ही हमारा 360 का लोड आया। सरकार से क्या मांग है? सरकार से है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो मेरे सिलेंडर गए हैं उसको बरामदगी कराई जाए। सबसे पहले यही चीज़ है। खबर वाराणसी से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया, उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा उत्साहवर्धन भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश निर्माण में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों की भी अहम भागीदारी रही। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की कमी थी, नकल जैसी प्रवृत्तियों के बच्चों में भविष्य को प्रभावित किया है, लेकिन वर्ष 2017 के बाद उनकी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए, जिसका परिणाम आज सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यक्रम में वाराणसी के कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक भी उपस्थित रहे। तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपनी इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला है, क्या कहेंगे?
सर ऐसा है कि ये निपुण विद्यालय का सर्टिफिकेट केवल मेरा नहीं, सारे अध्यापकों के लिए है और मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से दे के हम सबका सम्मान बढ़ाया, हमें प्रेरित किया। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इससे भी 4 कदम आगे चल के अपने बच्चों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। और केवल निपुण होना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें बच्चों को इस लायक बनाना है कि वो समाज की मुख्य धारा में चल के कुछ अच्छा कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। और इस बार हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये काशी में और भोलेनाथ की नगरी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान हर बच्चे को घर से हम लोग निकाल करके विद्यालय के परिसर तक लेकर के आए, इस उद्देश्य के साथ में चलाया जाता है। ड्रॉप आउट रेट को हम सब लोग न्यूनतम स्तर तक लेकर के आए, पूरी तरह समाप्त करें, इस सोच के साथ इसको स्कूल चलो अभियान को हम सब लोग प्रारंभ करते हैं। आज परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर पूरी तरह से बदलने का काम हमारी सरकार ने 9 वर्षों के कार्यकाल में किया है। हम सभी लोग आज खुश हैं कि किस तरह से अभिभावकों का जो विश्वास है वो परिषदीय विद्यालयों की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, वहाँ पे जो शिक्षक हैं और जिस भी तरह की वहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उसके ऊपर बढ़ा है। इसके कारण बच्चों का जो एनरोलमेंट रेशियो है वो भी बढ़ा है और परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की रोज़ की आने की जो रेगुलरिटी है वो भी बढ़ी है। हम सब लोग खुश हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। मेरा सभी से आपके माध्यम में अनुरोध है कि सभी आमजन इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सीएम सर स्कूल चलो अभियान का उद्घाटन कर चुके हैं। उसके तहत हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं और अभी हमें बहुत कुछ करना है। उसके तहत जा के डोर टू डोर बच्चों को नामांकन करवाना है। उनका जो 3 साल के बच्चे हो रहे हैं उनका आंगनबाड़ी में एडमिशन करवाना है। जो बच्चे 31 जुलाई 2026 को 6 साल के हो रहे हैं उनका प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में एडमिशन करवाना है। और उसके तहत जो है जो बच्चे ड्रॉप आउट, जो बच्चे कुछ समय कहीं छूट गए हैं, उन सभी ड्रॉप आउट बच्चों का अपने अपने विद्यालयों में नामांकन करवाना है। सीएम की जो ये पहल है और ये गाड़ियों की आवाज जी सर, पहल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की कितनी लाभकारी है? बहुत ज़्यादा लाभकारी है और बनारस में वैसे भी सारी योजनाएं जो लागू हो रही हैं वो बहुत 100% लागू होती हैं। उसका परिणाम है, चाहे मिशन शक्ति हो, चाहे बाल संसद हो, चाहे ड्रॉप आउट बच्चों, जो भी योजनाएं है। यहाँ छात्रवृत्ति पर भी काम बच्चे नवोदय में निकल रहे हैं। मतलब बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ सारी योजनाओं का कार्यान्वयन पहले होता है। यूपी के कौशाम्बी जिले से तहसील दिवस के अवसर पर गले में कागजातों की माला पहनकर पहुंचे फरियादियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए न्याय की गुहार लगाई है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। प्रदर्शन कर रहे बसुहार निवासी मधुकर चौरसिया पुत्र स्वर्गीय छंगू लाल चौरसिया का आरोप है वह भूमिहीन है। उनके पास ना तो खेती करने के लिए और ना ही पशुपालन के लिए जमीन है, जिसे लेकर उसने कई बार उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से गुहार लगाई है, किंतु अधिकारी हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। इस दौरान मधुकर का यह भी आरोप था कि लेखपाल उनके मामले में झूठी रिपोर्ट लगा देता है, जिसके चलते उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। इन्हीं बातों को लेकर वह शनिवार को जिले के चायल तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पहुंचकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने इंसाफ दो या फिर फांसी दो के नारे भी सभी लोगों ने लगाए हैं। मैं एक भूमिहीन आदमी हूँ, ग्राम सभा बसुहार का रहने वाला हूँ। हमारे बाप बाबा तक की आप जांच करा सकते हो, लेकिन हमारे पास न तो कृषि के लिए जगह है, न तो एक जानवर पालने के लिए जगह है। मैं कम से कम 3.5 वर्षों से एप्लीकेशन तहसीली में दे रहा हूँ। न डीएम साहब सुनते हैं, न एसडीएम साहब सुनते हैं। लेखपाल सब में गलत रिपोर्ट लगा दे रहा है। प्रधान जी से कहते कहते हमारे बाप बाबा मर गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इस चाहता हूँ सरकार से, योगी बाबा तक मैं एप्लीकेशन दिया हूँ 2 बार। एक बार 9 तारीख 3रा महीना 2026 को, और एक बार दिया हूँ 28/7/2025 को।
जिसमें कि मुझे उसका एप्लीकेशन ये आया हुआ है, लेकिन जो 9 तारीख को दिया उसका जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं योगी बाबा से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लखनऊ से बैठे बैठे आदेश दे देते हो, लेकिन जमीनी स्तर से पंचायत के जितने भी अधिकारी हैं कोई सुनता नहीं है। हमें डीएम साहब ने बोला है कि जाइए हम आपकी जांच करा के तुम्हें कम से कम देंगे कुछ ना कुछ। हमारा नाम मधुकर चौरसिया, ग्राम सभा बसवार, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। खबर सोनभद्र से है, जहां प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। किताब, ड्रेस और कॉपी किताबों के दामों में भारी बढ़ोतरी और अभिभावक परेशान हैं। स्कूलों व दुकानदारों की मिलीभगत के आरोप। तहसील दिवस पर उठाया गया मुद्दा। समाजवादी पार्टी ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सपा नेता प्रमोद यादव ने कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों ने फीस नियंत्रण और साथ ही एनसीईआरटी किताबें लागू करने की मांग की। प्रशासन अब तक कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा। समाधान न होने पर सपा ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। जी, प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, किस चीज को लेकर प्रदर्शन? देखिए, लगातार प्रदेश में और बात किया जाए सोनभद्र का, तो लगातार शिक्षा महंगा होता चला जा रहा है। ड्रेस महंगा, कॉपी किताब महंगा। आज आम आदमी महंगाई की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और अभिभावक परेशान है। महंगा ड्रेस, महंगा कॉपी किताब, महंगा कलम और महंगी शिक्षा। एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार कहती है कि हमने 8.8 करोड़ लाख रुपए बजट पेश किया और उसमें शिक्षा के लिए भी उन्होंने प्रावधान रखा, लेकिन यह भारी भरकम बजट तो पेश हुआ, लेकिन आज भी प्रदेश में शिक्षा महंगा है। आज प्राइवेट स्कूलें जिस तरीके से अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, इससे आम जनता महंगाई से परेशान है और आम जनता फांसी लगाने के लिए तैयार है। आज उनका फटा हुआ जेबा, लोग बस्ता खरीदे हैं। आज घरों में अगर बस्ता देखा जाए तो उसमें कॉपी किताब नहीं है, उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है। महिलाएं परेशान हैं। आज आप देख लीजिए जिस तरीके से महंगाई है, प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रहा है, चाहे सिलेंडर का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। लेकिन आज जिस तरीके से प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी की बुक लागू करने के लिए सरकार लगातार बोल रही है कि एनसीईआरटी की बुक हम लागू करें। देखिए, एनसीईआरटी बुक लागू करने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अगले बार भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सोनभद्र के अभिभावकगण जितनी भी प्राइवेट किताबें हैं उसको बंद किया जाए, एनसीईआरटी की किताबें लागू किया जाए, जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज हम लोग आज तहसील दिवस पे आए हैं ज्ञापन देने। अगर शिक्षा के नाम पर लूट खसोट बंद नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित जनता को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन बाध्य होगा। अधिवक्ता भी आप हैं, महिला भी आप हैं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब महंगी किताबें, महंगी फीस देनी पड़ती है, कितना हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग घर से लेके बाहर तक करते हैं, घर का भी काम, बाहर का भी काम, बच्चों को भी पढ़ाना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो कि सारा खर्चा हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम जिलाधिकारी से यही मांग करते हैं कि हर बार की तरह इस बार नकारा ना निकले, इसको ध्यान में दें और अपने संज्ञान में लेते हुए एनसीईआरटी की बुक या गवर्नमेंट जो भी स्कूल है वहाँ आप कैमरा भी लगा सकते हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो या प्राइवेट स्कूलों में ध्यान दीजिए कि वहाँ मनमानी जो फीस ली जा रही है और पेरेंट्स का सुना नहीं जा रहा है, तो इस पे सरकार ये ध्यान दे। हम यही चाहेंगे, ये जो भी सरकार है उनसे डिमांड करेंगे, अगर प्राइवेट स्कूल चलाना भी चाहती है तो उस पर भी ध्यान दे कि गार्जियन का क्यों नहीं सुना जाता है। और इतनी हार्डली बुक, बहुत जो मीडियम लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना वो खा सकते हैं, ना कुछ। इतनी महंगा पेट्रोल भी और इस समय गैस भी नहीं मिल रहा है। जब उसके लिए नहीं हो पा रहा है तो हम महिलाएं क्या कर सकते हैं। हमें
सरकार की तो ये कह रही है, सरकार लगातार ये कह रही है कि हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। किताबों बस आप पेपरबाजी कर रहे हैं, कागजबाजी कर रहे हैं ना, कागजों में कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार जो भी कर रही है केवल कागजी तरीके पे, सामाजिक तौर पे कुछ नहीं है। और लेडीजों के लिए तो बहुत बुरी स्थिति है इस समय। सोनभद्र जनपद में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होते ही निजी विद्यालयों द्वारा बढ़ाई गई फीस और महंगी पठन पाठन सामग्री को लेकर अभिभावकों का आक्रोश फैलता हुआ सामने आ रहा है। शुक्रवार को तहसील दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी और साथ ही वहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जल्द समाधान की मांग की है और उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना बेहद कठिन हो गया है। एडवोकेट कैलाश नाथ तिवारी ने बताया कि कई विद्यालयों में किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अपनी तय दुकानों की निर्धारित रकम रखा है और साथ ही जिससे अभिभावकों को मजबूरी में उन्हीं की दुकानों से अधिक कीमत पर सामग्री खरीदनी पड़ती है। इससे न केवल प्रतिस्पर्धा समाप्त हो चुकी है बल्कि अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी झेलना पड़ रहा। उन्हें प्रदर्शन में शामिल अभिभावकों, खासकर महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखते हुए और साथ ही घर की जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा बताया है। खबर उन्नाव से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए डीजी हेल्थ पवन कुमार ने शनिवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कुछ कमियां मिलने पर अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। बता दें, डीजी हेल्थ ने बताया है कि इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत की गई, जिसमें अधिकांश मरीजों ने इलाज व्यवस्था पर संतोष जताया। मरीजों ने कहा है कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं ताकि और साथ ही वहां पर सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने इसे सकारात्मक फीडबैक को स्वास्थ्य विभाग के लिए उत्साहजनक बताया है। हालांकि निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर गंदगी और इमरजेंसी वार्ड के कुछ बेडों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर डीजी हेल्थ ने अस्पताल अधीक्षक और साथ ही सीएमएस को सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही बताया गया कि कई वार्डों में पंखे नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। लोग घर से पंखा या फिर हाथ वाले बिना ले आने को मजबूर है। इस पर डीजी हेल्थ ने कहा कि गर्मी को देखते हुए पहले भी पंखे और कूलर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि मरीजों को घर से पंखे लाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। डीजी हेल्थ पवन कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर सचिव के दिशा निर्देशन के तहत कार्य कर रहा है। किया है, किस तरह कमियां पाई गई हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? उन्नाव जिला अस्पताल का आज पुरुष व महिला व पुरुष की इमरजेंसी का मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी में मरीज एडमिट थे, उनसे वार्ता की गई। सभी लोगों ने इलाज के प्रति संतोष जताया। मरीजों ने अवगत कराया कि डॉक्टर्स लोग, सिस्टर्स लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं। ये फीडबैक मरीजों को द्वारा मिला। कुछ जगह गंदगी थी तथा कुछ बेडों की भी हालत ठीक नहीं थी इमरजेंसी में। इस विषय में मेरे द्वारा अधीक्षक व सीएमएस साहब को निर्देशित किया गया कि आप लोग रेगुलर राउंड लेकर ये सुनिश्चित करें कि बेड की पोजीशन ठीक हो, बेड प्रॉपर तरीके से बेड की पोजीशन होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। विशेष तौर पर सफाई को भी कहा गया कि टॉयलेट्स भी साफ़ सुथरे होना चाहिए। हम लोग, हमारा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सर और अपर मुख्य सचिव के हम लोग दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि आम जनता को सरकार के द्वारा जो निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं वो 100% हम लोग उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अथक प्रयास करेंगे। मेरा राउंड के दौरान यही दिशा निर्देश रहता है कि मरीजों को
इलाज में कोई तरह की लापरवाही ना हो। सभी डॉक्टर्स एक टीम भावना से काम करें, सिस्टर्स भी टीम भावना से काम करें, सब लोग अच्छा करें और आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को जो सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनको आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। तो पूरी तरह से गंदगी में जो एरिया है वहाँ गंदा है और चालू नहीं है पानी, टंकी भी अंदर बहुत गंदी है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? ये तो एक्चुअली लोकल अथॉरिटी का काम है। सीएमएस और एमएस को इसको रेगुलर देखना चाहिए, सिस्टर को, मैट्रन को देखना चाहिए। इन तीनों को मैं निर्देशित अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कर दूंगा कि इस काम को रेगुलर वे में आप करें। इस तरह की दिक्कत इनको नहीं सुनाई देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। सर, महिला चिकित्सालय के बाहर रात में जो बाहर के लोग हैं हॉस्पिटल के, वो लोग रहते हैं और जो पेशेंट आते हैं उनको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। मैं जब यहाँ पे था तब भी मैं इस चीज़ को देखता था। तो इस चीज़ के लिए सीएमएस साहब से कहूँगा कि रैन बसेरा में उनको पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गार्ड को निर्देशित करें कि भाई इस तरीके से मरीज बाहर ना लेटे, सर इसका अटेंडेंट बाहर ना लेटे। सर, इसी को लेकर कल रात में 2 गुटों में झगड़ा भी हुआ है पेशेंट ले जाने को लेकर। सर, उसको किस तरह से देखते हैं सर? अब इसको गार्डों को हम लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा, इस तरह की घटना ना घटित हो। तो गार्डों को हम सीएमएस साहब से कहेंगे कि इसको देखें, अलर्ट हों और गार्डों को निर्देशित करें कि अगर कोई इस तरह के लोग गैलरी में सो रहे हैं जो दिक्कत हो रही है उनको उन पर वॉच रखें। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, उनको खबर कवरेज के करने के दौरान जो है सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अभद्रता करते हैं और खबर नहीं बनाने देते हैं। नहीं, मतलब थोड़ा उनको नॉलेज में डालकर आप कोई बात करिए, सीएमएस को बता के करिए तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि हर गार्ड को ये नहीं पता है कि भाई आप लोग कौन हैं, क्या है, कैसा, मतलब उनको बताना पड़ेगा, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस करके सीएमएस से बात करके आप उस काम को कर सकते हैं। उसके बाद भी बदतमीजी की जाती है तो भाई अगर लोगों को बदतमीजी की जाती है तो इस पर ध्यान दीजिए आप। इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना गार्ड। इंट्रोडक्शन दिया जाता फिर भी बदतमीजी करते, खबर नहीं बना देते, जो जनता जुड़ी हुई खबर। नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए सीएमएस साहब को कह दिया गया है, उस पर वो निगरानी रखेंगे और गार्डों को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जो पत्रकार बंधु लोग आते हैं तो इनको इस तरीके से कोई बात सुनने में नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी तरीके का मिसबिहेव नहीं आप लोगों के साथ होना चाहिए, कतई गलत है। वार्डों में जो है गर्मी के चलते पंखे नहीं लगे हैं और जो है लोग अपने घर से पंखे ला रहे हैं और हाथ वाला बेना लेके आ रहे हैं। ऐसी तरीके की लापरवाही करने वालों पर किस तरीके की कार्रवाई करें? इसमें हम लोगों ने एक पूर्व में गर्मी के संदर्भ में डाला था कि पंखे कूलर अपने सही करा लें। तो मैं आज पुनः निर्देशित कर दे रहा हूँ एमएस को और सीएमएस साहब को कि आप लोग देख लें, इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मरीजों को कोई पंखे लाने की ज़रूरत नहीं है। जो सीलिंग फैंस लगे हैं उनको सुचारू रूप से चालू। ग्रीन कॉरिडोर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों से पुलिस की भिड़ंत हुई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने ऑटो चालकों से की अभद्रता। ग्रीन कॉरिडोर के विरोध में ऑटो चालक बस व अन्य गाड़ियों के आगे लेट कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे ऑटो चालकों को पुलिस ने डंडे से पीटा है। ऑटो चालकों के प्रदर्शन के दौरान कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर लगा जाम। पुलिस द्वारा ऑटो चालकों के साथ डंडे से की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मेरा नाम रंजीत है। मैं आपको बता दूं, ये टेम्पो एकता क्यों कटपुला से सूत मिलता टेम्पो नहीं चलाने देंगे, सूत मिलते लेकर बॉन्ड तक नहीं चलाने देंगे। अब इसका हम बताइए हम लोग क्या करें, क्योंकि 50,000 1 लाख रुपया खर्च करके ऑटो निकलवाए, ऑटो निकालने के बच्चों के पेट पालने के लिए। अब इसको कोई सुनने वाला है, बच्चों का पेट कैसे पालें? अब बच्चे नहीं पाल पाएंगे तो हम क्या करेंगे? इतना कोई कारोबार तो है नहीं है। जब घर में बैठ कर खाते रहें, मजदूरी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? हम अपनी मजदूरी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? नगर निगम का क्या कहना है? नगर निगम का कहना है तो टेम्पो रोड पर चलता हुआ दिख गया तो उसको भी किडनैप किया जाएगा, टेम्पो को तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा, जब लिया जाएगा। अभी आपको पासिंग कप्तान साहब ने पासिंग कराने के लिए दिया था, उससे पहले नगर निगम ने 1400 कुछ रुपए की लिस्ट चिपकाई गई थी। पैसे वाले हैं, वो तो पैसे मांगना, बिजनेस क्या चलेगा उनका? भाई नौकरी भी चलानी उनको, नौकरी कैसे चलेगी? ऐसे नौकरी आप लोगों को ऑटो वाले गीत में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑटो वाले कहते हैं जैसे भैया हड़ताल पे बैठेंगे तो हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं। हम किसी का पेट तो काट नहीं रहे, हम अपने बच्चों का अपने का मेहनत करके ही पाल रहे हैं। आप मेहनत करके ही नहीं खाने दे रहे। आपका नगर निगम से क्या अनुरोध है? अनुरोध है कि हमारी सुनवाई जल्दी करें, इस टेम्पो ट्रैफिक को चलना चाहिए इस रोड पर। हम इसके बाद हमको काम बता दीजिए, किसी ऑफिस में लगा दीजिए, कोई काम हमको दे दीजिए जिससे हम टेम्पो बेच कर टेम्पो खत्म नहीं करते हैं। ऐसे तो आदमी खत्म नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा विचार बना लिया कि टेम्पो ट्री बंद कर दो, इससे तो आदमी खत्म नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता।
हैं? अपने बच्चों को पेट नहीं पाले क्या करेगा? 1-1.5 लाख रुपये खर्च कर करके ऑटो ट्रिको आदमी लेके आ रहा है। अब इसकी किस्त है 14,000 रुपये किस्त है महीने की, वो किस्त कहाँ से भरेगा अपनी? ये बच्चों को पाले कैसे अपने को? चंदौली जनपद के नगर पंचायत चकिया की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए शनिवार को नगर वासियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नगर पंचायत क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं और अधूरी योजनाओं पर नाराजगी जताई गई। साथ ही स्मार्ट मीटर व नगर में बढ़ाए गए जल ग्रह, सार्वजनिक शौचालय, बिजली व्यवस्थाओं में सुधार व कटौती पर नियंत्रण के साथ अन्य मांगे शामिल थी। वहीं नगर वासियों का आरोप है कि नगर में बिना उचित मानकों के कार्य किया जा रहा है, जिससे जनता को परेशानी भी हो रही है। नगर वासियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम लालचंद सिंह एडवोकेट है। मैं यही चकिया नगर का निवासी हूँ। आज आप लोग तहसील दिवस में आए हुए हैं, क्या समस्या थी? ये चकिया क्या आपको निस्तारण मिला था? जी, नगर पंचायत चकिया का पिछले गत वर्ष 3 महीने आंदोलन चला था, इसलिए कि ये मनमाना टैक्स जो है लगा दिया जलकर का और गृहकर का। जो जनता पानी नहीं पीती, जहाँ नगर पंचायत कनेक्शन नहीं दिया, उसका भी पैसा ले रहा है और वर्ग फुट के हिसाब से गृहकर लेना शुरू किया। 3 महीने आंदोलन चला, बाद में मिला कि स्थगित रहेगा, शासन से आएगा, देखा शासन से कुछ आया नहीं, फिर मनमाना हुआ। इसीलिए जो है नगर जो है जन संघर्ष समिति और हमारे नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी, ये नगरवासी आप जो देख रहे हैं, हमारे तमाम साथी जो है सुभाष सोनकर जी हैं और जो है आपके मुदनवाल जी हैं, रामचंद्र दादा हैं, सारे लोग, महिलाएं हैं, ये 50 लोग वहां बैठ करके धरना दिए एक दिवसीय। और नगर के लोग धरना देकर, आज तहसील दिवस था, माननीय अपर जिलाधिकारी आए थे तो उनको हम लोग ज्ञापन दिए, उनसे निवेदन किए कि आप जो जनता को आपने नल कनेक्शन नगर पंचायत नहीं दिया उसका फौरन माफ करो, उससे वसूली बंद करो और दूसरा वर्ग फुट के हिसाब से गृहकर लेना बंद करो। ये जो है मांग उनके सामने रखी गई और भी दर्जनों मांग है, जिसमें कई तो गलियों का टूट गया है, लोग गिर करके वो हो रहे हैं, कहीं हैंडपंप रिपोर्ट नहीं है। इन सवालों को लेकर के 12 सूत्री मांग पत्र हम लोग इनको दिए हैं। क्या निस्तारण मिला? निस्तारण में अब तो अधिकारी हैं, शासन देख रहे हैं कि कितना जो है टैक्स लगाता जा रहा है। जीएसटी 18% लगाया, अभी गैस का दाम बढ़ाया, अभी मीटर स्मार्ट मीटर लगा करके वो हो रहा है, तो जनता पर सारे कर लागते जा रहे हैं। हुक्मी के रुक्मी साहब लोग हैं, कहे हैं कि देखेंगे, जिस घर में नहीं होगा नहीं लगेगा, हम जांच करेंगे, आप मदद करिएगा, हम कहीं वो भी कराते हैं। लेकिन ये शासन सत्ता ही आम जन की नहीं रह गई है। हर प्रकार के टैक्स लगाना, जनता पर बोझ लादना। अभी देख रहे हैं हमारे इलाकों की बात देखेंगे तो गरीब का मनरेगा गायब हुआ, खाद मिलती थी उसको भी कम कर दिया गया, गैस का दाम 60 रुपए बढ़ा दिया गया। अभी क्या क्या हालत होगी, तो सर अब कह रहे हैं कि कूड़ा के नाम पर लेंगे। ये हमारा इलाका जो है चकिया कोई कल न कारखाना, न कोई हाल, न रोजगार। यहाँ की जनता क्या करेगी, कैसे रहेगी, कैसे टैक्स देगी, इस पर कोई नजर सरकार का नहीं है। केवल टैक्स दो, बढ़ाओ, कूड़ा का लेंगे तो उसका लेंगे, तो ये है, तो ये मनमानापन है। जनता ही आगे है, वो कुछ करेगी, आगे संघर्ष गरम जाएंगे। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं राकेश कुमार मदनवाल, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री हूँ और जन संघर्ष समिति का जो है कोषाध्यक्ष। आज आप लोग का क्या कार्यक्रम था, उसके बारे में जानकारी। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर पंचायत द्वारा चकिया के जनता के ऊपर नया टैक्स लागू किया है। गृहकर तो हम लोग देते थे, लेकिन जो गृहकर हम 300 देते थे, अब 3000 हमसे मांगा जा रहा है। जो हम जल पीने पे पैसा लेते थे, अब आप पानी पिए चाहे न पिए, आपको पैसा देना है। उनका कहना है कि हम जल मूल्य ले रहे हैं। उसका हम लोग 3 महीने से विरोध कर रहे थे, बीच में रुका था, डीएम के
वजह से, लेकिन फिर अब ये अनाउंस करके जबरिया जो है वो खुलने का काम कर रहे हैं, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हमारा जो ज्ञापन रहा वो मुख्यमंत्री के नाम से रहा कि चकिया में विकास के सवाल पे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। नगर पंचायत के अंदर सभासद, चेयरमैन और उस नगर पंचायत के अंदर जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जहां भी विकास का काम हो रहा है वहां आधा अधूरा हो रहा है, कागजों को पूरा कर दिया जा रहा है, जैसा हमने कई बार आप लोगों के माध्यम से बताने का काम किया। हम लोग गलियों में घूम रहे हैं, पटरी टूटी हुई है, नाली का ढक्कन टूटा हुआ है, बच्चे गिर रहे हैं, काम सही ढंग से नहीं हो रहा है और नया नया कर लाके ये गरीब जनता के ऊपर थोपने का काम कर रहा है। हमारे वकील साहब ने बताया, सरकार कहती है कि हम पानी फ्री देंगे, पढ़ाई फ्री देंगे, दवाई फ्री देंगे। अगर जल मूल्य लिया जा रहा है, अगर धरती से निकाल के हम पानी पीने का काम करते हैं, भारत में जल मूल्य के नाम पे 1 रुपया भी लिया जाए तो चुल्लू भर पानी में योगी, मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मर जाना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति होगी ये हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, मुख्यमंत्री के यहाँ से क्या जवाब आता है हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग शाम को फिर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। ये जबरी चकिया के एसडीएम कह रहे हैं कि नहीं पैसा दो, हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, ये जान लीजिए। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम शिव प्रभात सिंह एडवोकेट। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने एक पत्र एडीएम महोदय को सौंपा है, क्या है मामला, संबंध बताएं। पत्र तो हम लोग कम से कम 100-150 की संख्या में एकत्रित होकर के उनको दिए हैं। मैटर ये था, आज से लगभग 2-3 महीने पहले ये चकिया टाउन में जो चेयरमैन द्वारा जो बढ़ाया गया जल कर और गृह कर के बाबत जो टैक्स बढ़ाया गया, अगर हम पानी नहीं भी लेते हैं तो भी हमसे जल कर लिया जाएगा, हम कनेक्शन नहीं लेंगे तो भी देना पड़ेगा। इसके विरुद्ध हम लोग पत्र दिए, डीएम से मिले, एसडीएम से मिले, धरना कम से कम 2.5 महीने से ऊपर चला। तब जाके चेयरमैन ने कहा कि जब तक सरकार से नहीं आएगा तब तक इस टैक्स को हम वसूली नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी बीच में अब वसूली शुरू कर दिए हैं मनमाने तरीके से। ना कोई सरकार का निर्देश है और न कोई कानून है, मनमाने तरीके से वसूल गए हैं एसडीएम और चेयरमैन दोनों मिल करके। इसके खिलाफ हम लोग आज पत्र दिए। पत्र देने के बाद आज 1 दिवसीय धरना ये जन संघर्ष समिति की है इसके खिलाफ में, और इस कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं सन 14 में जब मोदी आए तो उनका कहना था कि बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। लेकिन जब कांग्रेस के लोग थे तो 50 रुपया लीटर, 65 रुपया लीटर पेट्रोल था और 350 रुपया का गैस टंकी थी। आज 1100 रुपया टंकी का है गैस का, और पेट्रोल 100 के पार 110 जा रहा है। तब महंगाई की बात अब नहीं हो रही है। वो लूट रहे थे, ये बसा रहे हैं देश को। किसान के जो खाद की बोरी है उसमें 5-5 किलो निकाल लिया जा रहा है और दाम दूना कर दिया गया है। हर चीज अथवा हो रही है। इसके खिलाफ, इस सरकार के कार्यविधि के खिलाफ हम लोग लड़ाई लगे हैं। इस समय जनता जो चकिया की जनता है, अब तो ये स्थिति आ गई है, चकिया में जब प्रवेश करेंगे तो पुलिस छोड़ दीजिए, ये जो प्रकाश आ रहा है। गाजीपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हमीद सेतु पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरा। इस दौरान ट्रेलर से बचने की कोशिश में एक सब्जी लादा पिकअप वाहन भी सेतु पर पलट गया। आपको बता दें, घटना गाजीपुर के हमीद सेतु पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाजीपुर की ओर से आ रहा ट्रेलर हमीद सेतु के पिलर संख्या 6 और 7 से टकरा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमीद सेतु पर तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर बरपा है।
हमीद सेतु से एक ट्रेलर को गंगा में गिरने की सूचना प्राप्त हुई है जानकारी से, और उसमें 2 लोग के लापता होने की बात है। ये आज भोर की बात है, सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर और एक पिकअप में वहां पे टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा है। वहां मौके पे पुलिस द्वारा अटेंड किया गया है और पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेलर के विषय में चूंकि कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उसमें कितने लोग थे, इसलिए कोई ना कोई रहा होगा। तो आशंका है या तो वो वहां से भाग गया होगा या तो फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी। इस संदर्भ में अभी स्थानीय गोताखोरों और पुलिस के माध्यम से एवं अन्य विभागों के समन्वय से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसको और द्रुत गति दे रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी सुनिश्चित किया जा सके परिणाम। पिकअप ड्राइवर क्या स्थिति है? पिकअप को वहां से हटवा दिया गया था। पिकअप ड्राइवर सही है, वो मामूली उसको चोट लगी हुई थी, इलाज के बाद वो चला गया। सर, अभी जाम की काफी समस्या वहाँ पे इस समय वहाँ पे स्थिति सामान्य है। अभी मेरी वार्ता हुई है, सब ठीक, इस समय सही चल रहा है। खबर गाजीपुर से, जहां पर गाजीपुर पुलिस ने आपको बता दें कि एक गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि टेलीग्राम पर संचालित क्राउन पे नामक कंपनी के जरिए 70 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और साथ ही गाजीपुर के साइबर क्राइम थाना और सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर इलाके से ऋषिराज, रोहन कुमार और साथ ही सचिन सिंह नामक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 19 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 5 बैंक बुक और साथ ही बैंक पासबुक और चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और साथ ही फर्म की मोहर और जीएसटी व एमएसएमई से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच करी। इस मामले की रिपोर्ट साइबर मुख्यालय लखनऊ और गृह मंत्रालय 14C पोर्टल पर भेजी जा रही। साइबर फ्रॉड अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, पूरा क्या है? देखिए, लगातार हमारी जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल, जो कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं और अकाउंट्स फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं, ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं जिसके माध्यम से ओटीपी इनके पास डायरेक्ट आता है। फिर उस जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का पैसा होता है, उस पैसे को ये जमा करके आगे अपने अकाउंट में फर्दर भेजते हैं और उसको यूएस डॉलर में या क्रिप्टो करेंसी में भी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफी भारी संख्या में हमें चीजें इसमें पता चली हैं। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है, उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है और इसमें काफी भारी संख्या में इनसे हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, 19 एटीएम कार्ड भी बहुत सारे मिले हैं, विभिन्न बैंकों के पासबुक्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीएसटी और एमएसएमई संबंधित कागजात हैं, क्योंकि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी वो एक फर्जी तरीके से इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये काफी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, ऋषिराज, रोहन और सचिन। ये सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी इनको सभी को अच्छी खासी है। इस कारण से, क्योंकि एक इसमें से डीआरडीओ दिल्ली में काम करता था, एक एमएससी किया हुआ है और एक अपना इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है।
तो ये इनके द्वारा लगातार गतिविधियां की जा रही थी। अभी इसमें हमने अभी तक जो चीजें ज्ञात हुई हैं, इसमें 75 से अधिक मामले अभी तक लगभग 25 राज्यों के इन जो अकाउंट्स और मोबाइल नंबर हमें इनके पास से मिले हैं उनसे कनेक्ट हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़े स्तर पर ये पूरा स्कैम चल रहा था। और इसमें 67 करोड़ की धनराशि अब तक इन सभी जो भी 75 मामले में पता चले हैं, 67 करोड़ की धनराशि का इसमें घोटाला इनके द्वारा किया गया है, साइबर फ्रॉड किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग थे इनके द्वारा भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ का अभी तक फ्रॉड किया गया है। इसको भी हम लोग और कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी, और इसमें मुझे लग रहा है भारी संख्या में, अब तक हम लगभग 67 करोड़ तक पहुंचे हैं और 75 मामले कनेक्ट हुए 25 राज्यों के। लेकिन आने वाले समय में जब हम और गहनता से इसमें करेंगे, अन्य राज्यों से भी इसमें वार्ता की जा रही है। हमने साइबर मुख्यालय पर भी इसमें कम्युनिकेशन अपना किया है और जो विभिन्न पोर्टल होते हैं केंद्र सरकार के, उन पर भी हमने सूचना डाली है। तो इसमें काफी जानकारियां हमें मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि ये बहुत कम है और इसका और भी कहीं ज्यादा जो अमाउंट है कहीं और बहुत ज्यादा होगा। इसमें पूरे बहुत अच्छा काम हमारे जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने किया है, SHO साइबर थाना एवं उनकी टीम ने। और इसको पूरा मॉनिटरिंग हमारे CO बुड़कुड़ा, CO लाइंस जो साइबर भी देखते हैं, उनके द्वारा पूरा इसको मॉनिटरिंग किया गया है शुभम के द्वारा। और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है ताकि साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकें और आने वाले समय में इस केस को भी और अन्य केसों को भी हम इसी तरह से वर्क। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। सरोवर नगरी व उसके आसपास मौसम का मिजाज बिगड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, पर पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं बाहर से आए पर्यटक इतनी ठंड होने के बाद भी सरोवर झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। नैनीताल में जहाँ पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, वहीं जगह जगह जाम भी देखा जा रहा। उसके बाद भी बाहर से आए पर्यटक उल्टे सुलटे वाहनों को चलाकर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सरोवर नगरी के रमणीक स्थलों के अलावा जू, हिमालय दर्शन और साथ ही स्नोव्यू और साथ ही मां नैना देवी मंदिर जैसे कई जगहों पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज सिडकुल में स्थित पॉलीक्लिनिक और साथ ही वहां पर कॉलेज टेसा कॉन्वेंट में एकेडमी के MSME और साथ ही टेक्नोलॉजी सेंटर सितारगंज के सहयोग से तीसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न। आपको बता दें कि सितारगंज स्थान वहां पर उधम सिंह नगर और साथ ही इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि प्रशिक्षण प्राप्त सभी विद्यार्थियों का 100% प्लेसमेंट सुनिश्चित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पूरी तरह उद्योग आधारित एवं व्यवहारिक कौशल सिखाया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि सभी प्रशिक्षुओं को प्रमुख कंपनियों में नियुक्ति मिल गई। इन कंपनियों में नीलकमल क्रिएटिव कॉन्सिस्टर्स और साथ ही ओपल डिजाइनर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान MSME और साथ ही टेसा प्रबंधन ने बताया है कि यह पहल युवाओं को रोजगार से जोड़ने की उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 100% प्लेसमेंट इस बात का परिणाम है कि यदि प्रशिक्षण उद्योग के अनुरूप दिया जाए तो रोजगार के बेहतर अवसर स्वतः ही तैयार होते हैं। और कार्यक्रम के सफल आयोजन में CSR टीम के सदस्य के पांडे, ऋषभ जैन और साथ ही उमेश त्यागी, डॉक्टर जितेंद्र, राहुल और अभिषेक श्रीवास्तव का अहम योगदान भी रहा है। ठीक है।
आर मेकिंग द मॉड्यूलर फर्नीचर्स, राइट, एंड वो जितने भी नए ब्यूटीफुल फर्नीचर्स बन रहे हैं उसको वो बनाते हैं, एंड दे आर बेसिकली फ्रॉम बेंगलोर, राइट। सर ये जो ट्रेनिंग सेंटर स्टूडेंटों के, ये कितनी जगह है और कहाँ पर है? अभी तक तो केवल सितारगंज में है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ पे MSME है उनमें इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। थैंक यू। थैंक यू। गोपाल जी प्लीज, आपको द्रोणाचार्य MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भारत सरकार। तो मैं एक्शन टेसा के बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ। एक्शन टेसा एक वुड पैनल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और हम काम तो कर ही रहे हैं, बिजनेस हमारा अच्छा है, बट हम इसके साथ समाज सेवा में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो कि हम अपने CSR एक्टिविटी के तहत कंप्लीट कर रहे हैं। एक्शन टेसा का एक मिशन है कि हम अपने हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसी प्राइम चीज़ें हैं जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है, और एक्शन टेसा इन्हीं दोनों पे विश्वास कर रही है। आज की डेट में हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हेल्थ के काम में हमने हाल ही में अभी CSC हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था, बट शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सबको बहुत फोकस करना चाहिए, और उसके तहत हमने करीब 11 स्कूलों को अडॉप्ट किया हुआ है। और ये जो MSME के द्वारा ये संचालित किया जा रहा प्रोग्राम है, ये एक्शन टेसा द्वारा स्पॉन्सर्ड है, बट इसमें MSME का अभूतपूर्व योगदान है कि MSME के जो टीचर्स हैं, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के सेंटर हेड श्री गोपाल जी, उनका योगदान, उनके शिक्षकों का योगदान ये बहुत सराहनीय रहा है। और ये 30 बच्चे जो हैं, ये 30 बच्चे नहीं, इनको हम सुपर 30 का नाम देते हैं। तो ये सुपर 30 कारपेंटर एकेडमी के हिसाब से इसका नाम जो हमने रखा वुड पैनल प्रोसेसिंग टेक्निक्स रखा है, जिसके तहत ये बच्चे अपनी तकनीकी शिक्षा लेके देश के विभिन्न भागों में जाएं और प्रसारित करें कि ये जो वुड पैनल है ये अलग अलग तरीके से आप इससे फर्नीचर बना सकते हैं, इससे कई तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ये खाली एक लेमैन एक्टिविटी नहीं है, एक टेक्निकल एक्टिविटी है। एक्शन टेसा का मैसेज है कि ये टेक्निकल एक्टिविटी है, इसको टेक्निकली सोचना है बच्चों को और अपने आप को अपलिफ्टमेंट करना है। तो उसी के तहत हमने इस प्रोग्राम को एक पूरा एक रूप दिया, एक हमने इसका करिकुलम डिटेल में निकाला, और उस करिकुलम के तहत ये लगभग 110 घंटे हमारे थ्योरेटिकल क्लास हैं और 220 घंटे का हमारा ये प्रैक्टिकल क्लास है। तो टोटल 330 घंटे का ये हमारा क्लास है, जो कि लगभग हम 75 डेज में इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें हम बोर्डिंग फैसिलिटी भी देते हैं बच्चों को और फिर हमारे फूडिंग भी फ्री है। तो एक तरीके से ये समाज के उन बच्चों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी आर्थिक अभाव की वजह से वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आए, आगे बढ़ें। उनके गार्जियन से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। इसमें हमारे साथ बहुत अच्छी कंपनियां जुड़ गई हैं, जैसे नील कमल है, ओपल है और क्रिएटिव डिजाइनर्स हैं। तो इस तरह के और भी कंपनीज आएंगे भविष्य में। तो यही मेरा और मेरी CSR टीम जो यहाँ पे है, तो हम सबका यही मिशन है कि हम इसको पैन इंडिया में प्रसारित करें और सब बच्चों का भविष्य हम उज्ज्वल बनाएं। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, एक मिशन जो आज सुबह से बोल रहा है, तो सबसे अच्छा काम हो रहा है देश की और प्रगति को, यानी कि युवा जो पीढ़ी है उन लोगों को आगे बढ़ने के, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत अच्छा खास प्रोग्राम चल रहा है। और इंडस्ट्री में भी चाहिए, लड़कों में भी चाहिए। ये क्या है, सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है या जो बोलते हैं काम मिलने का एक ये नहीं है, जरिया नहीं है, ये तो ज़िंदगी बनाने का ज़रिया, देश को बढ़ाने का ज़रिया है। इसके वजह से सारे बच्चों में और एक ख़ास रिक्वेस्ट है, यही है कि बच्चे अच्छे तरह से सीखे, डिसिप्लिन से बढ़े, आगे बढ़े, उनके ज़िंदगी में कुछ बन पाए। कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही है बोले तो वो कोई अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कर रही है, ये देश का मनोकामना के साथ में उनके जो भी उनका भी एक जो एफर्ट है, सेक्रीफाइस है, कंट्रीब्यूशन है, जो कि है उसको हम लोग कंसिडर करना चाहिए। कंसिडर करके लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, लड़के लोग आगे जा पाएंगे। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है और आगे भी बहुत सारे काम होंगे। हम लोग भी ट्रेनिंग पार्ट में लगभग मैं एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि खुद के इंस्टीट्यूट है, हमारे खुद की इंडस्ट्रीज़ भी है। तो ऑलमोस्ट 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हूँ।
तो देखते आ रहा हूँ। और हम लोग आगे भी सुबह से बात कर रहा था कि MSME और एक्शन टेसर जैसे कंपनीज के साथ में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग भी प्रमोट करेंगे, मोटिवेट गाइड करेंगे कि कंपनीज को क्या चाहिए। यानी कि मार्केटिंग करने के लिए एक वस्तु बनाते हैं तो वो कस्टमर का नीड के हिसाब से बनती है। तो ये लोग भी जो भी ट्रेनीज है वो भी एक प्रोडक्ट है जो सेल होने वाली है। तो अगर वो सेल होना है तो मार्केट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार है। तो इसलिए एज अ इंडस्ट्री मैं एक ही नहीं है और कई इंडस्ट्रीज भी है। तो ये लोगों का सबका इनपुट लेके अगर ट्रेनिंग करते जाएंगे तो आगे ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगी। तो सबसे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ से निकलेंगे तो अच्छे अच्छे कंपनीज में पहुँचेंगे तो नाम भी अच्छा होगा, रोशन भी होगा। ये दोनों तरफ से सैक्रिफाइसेस है। ये बच्चों की तरफ से भी सैक्रिफाइस चाहिए और पेरेंट्स की तरफ से भी सैक्रिफाइसेस चाहिए। क्योंकि अगर ये सोचेंगे मेरे बच्चा मेरे घर पे ही पले, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि हर चीज़, हर आदमी को जो काम है अपने घर पे तो नहीं मिलेगी, यहाँ से कहीं कहीं बाहर भी जाना पड़ता है। अगर हम लोग इधर से विदेश जाने के लिए तैयार हैं तो भारत के किसी भाग में जाने के लिए क्यों तैयार? ये भी सोचना चाहिए। ये छोड़ के अगर सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सैक्रिफाइस कर पाएंगे। हम अपने घर पे बैठ के सब कुछ उम्मीद करेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है इसको लेके मैं MSME की तरफ से एक्शन टेसर को पहले बधाई देता हूँ कि ये लोग जो भी काम किए अच्छे काम किए और आगे भी करते रहे। हम लोग उनके साथ में हैं, साथ में रहते हुए हम सभी मिल के हाथ। लालकुआं रेलवे स्टेशन के पिट लाइन में मरम्मत कार्य के दौरान रेल डिब्बा अचानक 150 मीटर बिना इंजन के चलते बिना पटरी से उतर गया। कुमाऊं का सबसे व्यस्त लालकुआं रेलवे स्टेशन की पिट लाइन में मरम्मत कार्य के दौरान अचानक जब एक गाड़ी के पीछे लगने वाला जनरेटर एवं गार्ड डिब्बा अचानक अपनी जगह से करीब 150 मीटर ढलान में रनिंग रूम की ओर बिना इंजन के अपने आप चल पड़ा। इस घटना से मौके पर रेल कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। रेल कर्मी इस डिब्बे के पीछे दौड़े, गुटका लगाने का भी प्रयास किया, तुरंत कोच नहीं रुक सका, जिससे रनिंग रूम के पास लगभग 150 मीटर की दूरी पर जाकर रेल डिब्बा पटरी से उतर गया। जानकारी के अनुसार पिट लाइन में उस वक्त कोच की मरम्मत का कार्य चल रहा था, तभी वह डिब्बा धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकना शुरू हुआ था। अगली खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि वहां पर कई लोग मौजूद थे और साथ ही स्टेशन के परिसर के पास भी हरिद्वार में ई रिक्शा पर सख्ती, बिना सत्यापन वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। हरिद्वार में ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खबर है। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के नेतृत्व में 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जा रहा, जिसमें बिना सत्यापन चल रही ई रिक्शाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार जिला सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश के तहत 31 मार्च तक सत्यापन की अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन कई चालकों ने इसे नजरअंदाज किया है और इसी के चलते परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए अपनी अब तक की करीब 25 ई रिक्शाओं को बंद कर दिया है और चालानी कार्रवाई जारी है। निखिल शर्मा ने साफ कहा है कि बढ़ती ई रिक्शा संख्या से शहर में जाम की समस्या बढ़ रही, वहीं सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना है। उन्होंने सभी ई रिक्शा मालिकों और साथी चालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना सत्यापन पूरा कराएं। देखिए, जैसे कि विदित है कि जो हमारी ई रिक्शा को लेकर SOP थी, जो कि जिला सड़क सुरक्षा समिति थी, उसके अकॉर्डिंग 31 मार्च तक ई रिक्शाओं का सत्यापन होने का आखिरी तिथि था। उसके बाद उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करनी थी। तो उसी के क्रम में हमने ये 1 अप्रैल से जो अभियान है, जो भी ई रिक्शा सत्यापित नहीं हो रखे हैं उनके खिलाफ चला रखा है। तो उसी के क्रम में आज भी हमने अभी तक लगभग 25 ई रिक्शा बंद कर चुके हैं और ये कार्रवाई अभी आगे चलती रहेगी। मेरा सभी ई रिक्शा मालिकों और चालकों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना सत्यापन करा दें ताकि वो इस तरह की चालानी कार्रवाई से बचा। सर हाँ, देखिए, जैसे कि एक इशू ई रिक्शाओं से ये भी था कि बहुत ज्यादा ई रिक्शा होने के कारण जामों का भी एक होने का एक कारण है। तो और दूसरा एक सुरक्षा का भी है कि जो भी ई रिक्शा चालक है उनका एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा हो, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से
किसी हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। तो उसी के मद्देनजर ये पूरा एक प्रोसेस है जो चल रहा है और उम्मीद है कि ये हमारे जितने भी मैक्सिमम ई रिक्शा हैं वो सत्यापन करा दिए हैं। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने आज सनातनियों की आस्था का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार से प्रमुख हिंदू पर्वों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम कार्यालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है। राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि हाल ही में पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, मगर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हनुमान जन्मोत्सव जैसे महापर्व किसी भी प्रदेश में कोई सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया गया, जबकि अगले ही दिन गुड फ्राइडे पर राष्ट्रीय अवकाश था, जिसे उन्होंने भारत के बहुसंख्यक समुदाय का पर्व नहीं बताया। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि हिंदू समाज के महत्वपूर्ण पर्वों को अनिवार्य अवकाश की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे पूरे शहर में और पूरे देश में भगवान हमारे बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया गया और सभी सनातनियों की आस्था उस पर्व से जुड़ी हुई थी। पूरे देश में बहुत धूमधाम से सभी मंदिरों में, आश्रमों में, जिस तरीके से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है उसी प्रकार से पूरे देश में ये हनुमान जी का जन्मदिन मनाया गया, हनुमान जयंती के नाम पर। किंतु मैंने देखा कि अगले दिन शुक्रवार को गुड फ्राइडे का, जो कि हमारे देश में ना सनातनियों का, ना हिंदुओं का, ना मुसलमानों का किसी का भी पर्व नहीं है, उसका राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। किंतु हनुमान जयंती पर कोई राष्ट्रीय अवकाश किसी भी प्रदेश में घोषित नहीं किया गया। इससे सनातनियों की आस्था आहत होती है और मेरा देश के प्रधानमंत्री और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, जो कि खुद ही सनातन की बागडोर लेकर आगे चल रहे हैं, सनातनी समाज को उन्होंने एकत्रित कर रखा है। सनातनियों की बड़ी अपेक्षा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जितने भी हमारे सनातनियों के पर्व हैं, बहुसंख्यक पर्व हैं, चाहे वो मौनी अमावस हो, चाहे कार्तिक स्नान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे कोई सी भी कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर अनिवार्य अवकाश उसकी सूची में उसको डालना चाहिए। और जितने भी ऐसे पर्व जिनका देश की 100 करोड़ की जनता और 40 करोड़ की जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है, उसे जो है सूची से बाहर कर देना चाहिए। हमारे जितने भी सनातनी पर्व हैं उन सबको राष्ट्रीय अवकाश में घोषित करके, अनिवार्य अवकाश में घोषित करके, अनिवार्य अवकाश की सूची में डाल करके सनातनियों का सम्मान रखना चाहिए, सनातनियों के आस्था के प्रति उन्हें जो है मद्देनजर रखना चाहिए। आज हमने ये ज्ञापन बनाया और ज्ञापन हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा, ताकि उन्हें सनातनी भावना से जुड़े रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर उनके अवकाश के प्रति, उनके उस सनातनी आस्था के प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 4 दिवसीय दौरा। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4 दिवसीय दौरे पर हैं। कोटा बूंदी दौरा और साथ ही एसएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर बिरला ने समीक्षा बैठक की। हर किसान की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। बिरला ने कहा खरीद केंद्र समय पर संचालित हो, व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और बारदाना, तुलाई, भंडारण और परिवहन समस्याओं पर विशेष फोकस रहे। कंट्रोल रूम स्थापित होंगे। किसानों की शिकायतों का होगा त्वरित समाधान। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा भी रहे उपस्थित। इटावा पीपलदा क्षेत्र का 350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। खबर कोटा से है, जहां पर कोटा केडीए को नया आयुक्त मिल चुका है। आपको बता दें कि खबर कोटा से निकलकर सामने है, जहां पर कोटा विकास प्राधिकरण यानी केडीए को अपना नया आयुक्त मिल चुका है। कोटा विकास प्राधिकरण के नए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने आज विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान केडीए के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद आयुक्त अग्रवाल पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कोटा शहर के सुनियोजित विकास, अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही गई है। पत्रकारों ने इस दौरान केडीए के अतिक्रमण कार्रवाई पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर खानापूर्ति की जा रही है, जबकि बड़े अवैध निर्माणों पर अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई जा रही है।
जैसा कि आपको मालूम है, आज मैंने ज्वाइन किया है और मेरे जो अधिकारी हैं जो KDA से जुड़े हुए, उन सब से मैंने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग करी है और जितनी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रही हैं उनकी बात करी है, जो पाइपलाइन में है उनकी बात करी है, क्वालिटी के बारे में बात करी है और साथ में हम पब्लिक के जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो बात करी है। ये सारी बातें मेरी प्रिलिमिनरी बेसिस पे सारे अधिकारियों से हुई है। जैसा कि मालूम है आपको कि KDA में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं और पाइपलाइन में भी हैं। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में आप देखते होंगे कि टाइम डिले बड़ा जबरदस्त होता है और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आता है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है। तो मेरा फोकस यही रहेगा, मैंने सभी अधिकारियों से चर्चा करके यही बात करी है कि सारी प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन तय करी जाए और उसका वीकली रिव्यू वो करें, हो सकता है वीकली या फोर्टनाइटली रिव्यू मेरे लेवल पे रखा जाए और जो हमने डेडलाइंस तय करी हैं उन डेडलाइंस में कहाँ हम कंप्लायंस कर पा रहे हैं, कहाँ हम एट वेरियंस हैं, वो सारी चीजें देखते हुए जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए हमें वो लिए जाएं। आपको मालूम है KDA का एरिया काफी बढ़ चुका है और KDA के पास डेवलपमेंट के बहुत पोटेंशियल हैं, तो उन पोटेंशियल के बाद में हम हमारे रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, क्रिएट करेंगे और उसके बेसिस पे हम जो विकास की गति है उसको बढ़ाएंगे। शंभूपुरा जो औद्योगिक क्षेत्र भी बनने वाला है वहाँ पे भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, तो उनको टाइमली कैसे? बिल्कुल, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, कुछ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, कुछ टेंडर की प्रोसेस पे है, कुछ DPR की प्रोसेस पे है। वो सारी चीजें मैंने एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे तो रिव्यू की है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हम एक डेडलाइन तय करें और उसके बेसिस पे फिर उसको फॉलो करें। सर क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली है और क्या नवाचार आपने? देखो, प्राथमिकताएं बेसिकली यहाँ की जनता की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं, राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब की जो प्राथमिकताएं हैं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं। बेसिक इश्यू ये है कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हैं, लोगों को सर्विस टाइमली डिलीवरी के लिए है, तो वो हम सही समय पे कर पाए, सारी प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाए, वही हमारे लिए सफलता होगी कि उस पे एक सस्टेनेबल बेसिस पे वो चीजें हों। वो मैं आपने पॉइंट मेरे ध्यान में दिया है ये, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जहां से अगर अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई हुई है या उसको हटाया गया है तो पुनः वहां पे अतिक्रमण नहीं है। देने के बाद मतलब वापस कर लेता हूं। एक बार आपने मेरे को ये पॉइंट ध्यान में लिया, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। G2+ बिल्डिंग है जो यहाँ पर बनी है, उसके ऊपर 11 तोड़ने के लिए यहाँ से ऑर्डर। इन चीजों को, चूंकि मैंने आज मेरा पहला दिन ही है ज्वाइन करने का, तो इन चीजों को मेरे को एक बार रिव्यू और इवेल्युएट करने का। कोटा में 4.5 लाख प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 बच्चे अभी तक मर चुके हैं। KDA या UIP लगातार नोटिस जारी करती है लेकिन कार्रवाई नहीं। मैं एक बार दिखवाता हूँ कि प्लॉट खाली पड़े हैं और मतलब मैं आपका पॉइंट समझ नहीं पाया, लेकिन मैं इस चीज को दिखवाता हूँ कि क्या चीज। काफी सारी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन इन्होंने बताई है। हो सकता है कि आप जो चीजें मेरे को बता रहे हैं वो उन प्रोजेक्ट्स में हो, वो जनता के सामने इसलिए नहीं आई होंगी कि वो प्लानिंग स्टेज पे हो, तो मेरे को देखने दीजिए कि अगर वो प्लानिंग स्टेज पे हैं तो उनको एक्सपीडाइट में करवाता हूं। तरीके से मैं करवाऊंगा। जो भी पेंडिंग इश्यूज है, मैंने आज बिल्कुल सबको यही कहा है कि आपके पास जो भी पेंडिंग है उन केसेस की लिस्ट बनाइए और उनको कब आप करना चाहते हैं, कितने टाइम में करना चाहते हैं, वो राइटिंग में मुझे दीजिए। क्योंकि हमारे साथियों ने उठाया था सवाल कि आर्थिक स्थिति KDA की अभी बहुत कमजोर है। पिछली सरकार ने इस तरह की योजनाओं से काफी पैसा अर्जित करके शहर को डेवलप किया। आप चिंता ना करिए, इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। RTI का जवाब महीनों तक बिल्कुल टाइम पे दिलाएंगे। सर, जनता में जो KDA की भूमि पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं हटा भी देते हैं, लेकिन मुक्त भूमि जो फॉरेस्ट ये जो लैंड टू को लैंड ट्रांसफर हुई है, लेकिन उस पर अभी तक IDA कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये मैं दिखवा लेता हूँ। खबर भरतपुर से है, जहां पर भरतपुर की नगर निगम टीम की ओर से वहां पर शनिवार रोड रेड क्रॉस सर्किल के पास अतिक्रमण हटाया गया। यही टीम ने 4 दुकानें और साथ ही एक गोदाम को तोड़ा है। ये जमीन ट्रस्ट के नाम थी, जिस पर दुकान और गोदाम बनाकर कमर्शियल यूज किया जा रहा था। नगर निगम के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने बताया कि रेड क्रॉस सर्किल के पास कुछ जमीन एक ट्रस्ट को दी गई है, इसका धार्मिक तरीके से उपयोग करना था। इसमें धर्मशाला, सत्संग भवन बनाए जाए और साथ ही उस जमीन का कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। इसे लेकर हमारे पास शिकायत
आई है। जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को 10 दिन पहले नोटिस दिया गया था। लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद शनिवार को नगर निगम की टीम ने खुद मौके पर पहुंची और साथ ही बुलडोजर से सभी पक्के निर्माण को तोड़ा गया है। अतिक्रमण हटाने के बाद ड्रेनेज और साथ ही सड़क का काम भी शुरू कर दिया गया है। इनका जो बगीची वालों का था वो वेकेंट हो चुका है। अब एक तो ये नाली सीधी करें, उसके लिए थोड़ा अतिक्रमण हटाया। फिर उसके अलावा ये कंप्लेंट थी कि ये जो ट्रस्ट की ज़मीन है जिसका कॉमर्शियल उपयोग कर रहे थे, तो वो इसको हटाया जा रहा है। कॉमर्शियल ज़मीन यूज करें वो, इस नाली और सड़क का जो पहले रुका हुआ काम था उसको वापस चालू किया जा रहा है। खबर कोटा से है, जहां कोटा की उपभोक्ता अदालत ने राष्ट्रीय पान मसाले के भ्रामक विज्ञापन और फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिनेता सलमान खान को 9 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि उनके वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर फर्जी थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत रद्द कर दी है और फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य बिंदु मामला आरोप है कि सलमान खान ने केसर ना होने के बावजूद केसर युक्त पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है, जो उपभोक्ताओं को गुमराह करता है। फर्जी हस्ताक्षर मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान द्वारा दाखिल वकालतनामा और जवाब में किए गए हस्ताक्षर जोधपुर जेल में उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर से अलग पाए गए हैं। कोर्ट का आदेश है। कोटा जिला उपभोक्ता फोरम ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी कर सलमान को 20 जनवरी 2026 को तलब किया था। राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच ने सलमान की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें 9 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। खबर झालावाड़ से है, जहां पर चलती बस से कूद गई एक बुजुर्ग महिला और साथ ही रायपुर झालावाड़ उज्जैन मेगा हाईवे पर आज सुमास गांव के समीप एक रोडवेज बस से कूदने पर 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान मांगी बाई गुर्जर 65 वर्षीय पत्नी भवरलाल गुर्जर निवासी दंतिया खेड़ा के रूप में हुई। बताया जा रहा कि महिला भूमाड़ा चौराहे से अपने गाँव दंती खेड़ा लौट रही थी। इसी दौरान सुमास गाँव के पास चलते वाहन से अचानक कूद जाने के कारण इसकी घटना पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रिडकोर मेगा हाईवे की एम्बुलेंस एवं पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। शव को रायपुर अस्पताल की पोस्टमार्टम मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।